नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत की 3 महिलाओं सहित 4 मुक्केबाजों ने जीत के साथ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में भारत के कम से कम 12 पदक पक्के। आईसीसी ने आज गेंदबाजी रैंकिंग जारी की। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज स्टेंट बोर्ड पहले स्थान पर बने हुए हैं। वहीं बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहंदी हसन 3 स्थान के फायदे के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे। शीर्ष 10 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही एकमात्र भारतीय गेंदबाज। बांग्लादेश ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 103 रनों से हराकर 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एजबेस्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले 3 दिन 18,000 दर्शकों को शामिल होने को मंजूरी दी गई। सबसे पहले बात करते हैं मुक्केबाजी की। भारत की 3 महिलाओं सहित 4 मुक्केबाजों ने जीत के साथ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिससे इस प्रतियोगिता में भारत के कम से कम 12 पदक पक्के हो गए हैं। इस प्रतियोगिता में क्या कुछ रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, सुनते हैं नई की इस रिपोर्ट में। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं। संजीत, साक्षी, जैस्मीन और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी सिमरनजीत कौर ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर अंतिम 4 में पहुंचकर पदक पक्के किए। इंडिया ओपन के स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने ताजिकिस्तान के जासुर कुर्बोनोव को 5-0 से हराकर थापा के साथ पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के संजार तुर्सुनोव से होगा, जिन्हें तीसरी वरीयता हासिल है। महिलाओं के वर्ग में साक्षी ने ताजिकिस्तान की रुहावजो हकजारोवा को 5-0 से हराया और अब उनका सामना कजाकिस्तान की दिना जोलामन से होगा। जैस्मीन ने मंगोलिया की ओएनसेट सेग यूसेगेन को 4-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई, जहां उन्हें कजाकिस्तान की व्लादिस्लावा कुक्ता का सामना करना है। सिमरनजीत ने उज्बेकिस्तान की रेखोना कादिरोवा को 4-1 से पराजित किया। उनका अगला मुकाबला कजाकिस्तान की रिमा वोलोसेंको से होगा। इससे पहले अनुभवी मुक्केबाज शिव थापा ने सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार 5वां पदक सुनिश्चित किया। सेमीफाइनल में थापा का सामना वर्तमान चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त ताजिकिस्तान के बखोदुर उस्मोनोव से होगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके भारत के पुरुष मुक्केबाज अमित पंघाल, विकास कृष्ण और आशीष कुमार आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, जिस तरह से जो भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन रहा है इस प्रतियोगिता में, वो वाकई में उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। और जिस तरह से अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के साथ पुरुष जो मुक्केबाज हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। संजीत, शिव थापा, इन्होंने जिस तरह से सेमीफाइनल में जगह बनाई है वो, और जिस तरह का खेल दिखाया है, जैसे संजीत ने 5-0 से हराया, तो काफी अच्छी उपलब्धि है ये। जी बिल्कुल। ओलंपिक में अब बहुत कम समय बाकी रह गया है और ओलंपिक की तैयारियों के लिए टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसकी चमक थोड़ी जरूर कम हुई है, क्योंकि आप देखिए जिस दिन ड्रॉ निकले थे उसी दिन भारत के 7 पदक महिला वर्ग में पक्के हो गए थे, जिसमें एमसी मैरी कॉम और पिछली चैंपियन पूजा रानी, लवलीना बोर्गोहेन और मोनिका, ये सब ड्रॉ के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। क्योंकि महिला वर्ग में 10, भार वर्ग में सिर्फ 47 मुक्केबाज ही इसमें भाग ले रहे हैं और पहले इसमें 27 देशों को भाग लेना था, लेकिन कोरोना के कारण अब 17 ही देश भाग ले रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा का स्तर वो नहीं है जो हम एशियाई चैंपियनशिप में अक्सर हमें देखने को मिलता है, लेकिन पदक जीतना कहीं भी किसी भी खिलाड़ी के लिए हौसला बढ़ाने वाला होता है, और खासकर ओलंपिक से पहले इस तरीके का कोई टूर्नामेंट है तो। और आपको याद होगा कि आखिरी बार 2019 में जब थाईलैंड में ये चैंपियनशिप हुई थी तो भारत ने इसमें 13 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो जब भी भारतीय मुक्केबाज इस टूर्नामेंट में उतरते हैं तो उनसे उम्मीद यही की जाती है, लेकिन अब अगले दौर के जो मुकाबले हैं, जो पदक दौर के मुकाबले हैं, वो जरूर कठिन होंगे। जैसे संजीत की आपने बात की तो उन्होंने संजार तुर्सुनोव को हराया है, लेकिन अब अगला मुकाबला उनका पिछली बार के रजत पदक विजेता से होने वाला है। इसी तरह साक्षी अगला मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त मुक्केबाज से खेलेंगी।
और सिमरनजीत जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, और वाकई उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि कोरोना महामारी से उबरने के बाद उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया, और वो निश्चित तौर पर इस लय को टोक्यो में बरकरार रखना चाहेंगी। और सभी की नजरें अमित पंघाल पर भी होंगी, जो 52 किलो वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे, और भारत की बहुत बड़ी पदक उम्मीद है वो टोक्यो में। तो नजरें होंगी उन पर कि वो कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। विकास कृष्णन काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं, आशीष कुमार भी आज उतरेंगे रिंग में। तो भारत के लिए ये अच्छा उत्साहवर्धक टूर्नामेंट मुझे लग रहा है। बिल्कुल, बहुत ही उत्साहवर्धक, और ये कहें कि ओलंपिक के पहले एक जिस तरीके से एक अभ्यास भी होगा खिलाड़ियों का, और अपने आप को आंकने का मौका भी होगा, और भारतीय टीम पूरी तरीके से जो है वो अपना पूरा दमखम दिखा रही है। और अमित पंघाल की, जैसे कि आपने बात की, काफी उम्मीदें हैं उनसे, और जैसा कि पिछले दिनों उनका प्रदर्शन रहा है, तो बहुत पदक के मजबूत दावेदार समझे जा रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने कि तैयारियों के लिए, जैसे कि पिछले 1.5 साल से पूरा कैलेंडर अस्त व्यस्त हुआ है, टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे हैं, विदेश में अभ्यास के उतने मौके नहीं मिल पाए जितना ओलंपिक से पहले जरूरी होता है। तो ऐसे में जो भी मौका मिल रहा है वो एक बोनस से कम नहीं है, और जरूर भारतीय मुक्केबाज पीले तमगे को लेकर ही इससे रवानगी करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो भारत है वो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, आईसीसी ने आज गेंदबाजी रैंकिंग जारी की है। न्यूजीलैंड के 23 गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट 737 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं बांग्लादेश की ऑफ स्पिनर मेहदी हसन को 3 स्थान का फायदा हुआ है और वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। शीर्ष 10 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं और उन्हें 1 स्थान का नुकसान हुआ है। बुमराह अब रैंकिंग में 690 अंक के साथ 5वें स्थान पर आ गए हैं। क्या कुछ रहा आईसीसी रैंकिंग में, जानते हैं नईम से। आईसीसी ने गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसके अनुसार बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन को जबरदस्त फायदा हुआ है। मेहदी हसन बांग्लादेश के तीसरे गेंदबाज बने जिन्होंने आईसीसी की गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष 2 में जगह बनाई। मेहदी हसन ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था और इसकी वजह से ही रैंकिंग में उन्हें फायदा हुआ। ताजा रैंकिंग के मुताबिक हसन को 3 स्थान का फायदा हुआ और वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। मेहदी हसन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में कुल 7 विकेट लिए थे। वहीं इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर बने हुए हैं। आईसीसी की ताजा गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही शामिल हैं और उन्हें 1 स्थान का नुकसान हुआ है। जसप्रीत बुमराह अब रैंकिंग में 5वें स्थान पर आ गए हैं और उनके 690 अंक हैं। इस रैंकिंग में अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान तीसरे स्थान पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी अब चौथे पायदान पर फिसल गए हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मोदा, जिस रैंकिंग में सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी की चर्चा है इस समय मीडिया में, वो है मेहदी हसन, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 ओडीआई में कुल 7 विकेट लिए थे और अब वो ट्रेंट बोल्ट के बाद जो है दूसरे स्थान पर आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ 23 साल की उम्र है उनकी और जो उनका प्रदर्शन रहा है, ये तो एक दिवसीय गेंदबाजों की रैंकिंग है, लेकिन इस साल अक्रॉस द फॉर्मेट जो उनका प्रदर्शन रहा है, फरवरी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने अपने 100 टेस्ट विकेट पूरे किए और सबसे तेजी से 100 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले बांग्लादेशी गेंदबाज बने और उसी सीरीज में उन्होंने सैकड़ा भी जमाया था। और जैसे कि अभी रिपोर्ट में बताया कि टॉप 3 में पहुंचने वाले वो बांग्लादेश के तीसरे गेंदबाज हैं और 11 साल बाद कोई बांग्लादेशी गेंदबाज आईसीसी गेंदबाजों की, वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 3 में पहुंचा है। शकीब अल हसन 2009 में थे, 2010 में अब्दुल रजाक थे और ये दोनों किस उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं सभी जानते हैं। तो मेहदी हसन, मिराज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बांग्लादेश का ही मैं कहूंगी इस रैंकिंग में दबदबा है। जैसे मुस्तफिजुर रहमान 8 पायदान की छलांग लगाकर उन्होंने 9वां स्थान हासिल किया है। और मेहदी की हम बात कर रहे थे तो वनडे में आप देखिए श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ पहले वनडे में 4 विकेट, दूसरे वनडे में 3 विकेट, तो उनका प्रदर्शन ही उनकी प्रतिभा की बानगी है और बहुत जबरदस्त उन्होंने टीम के लिए जिसको कहते हैं मैच विनर का दर्जा
इतने कम समय में हासिल करने वाले वो गेंदबाज बन गए हैं। तो ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके पास हर पीढ़ी में एक मैच विनर जरूर टीम में नया आता है। जी, और अगर हम भारतीय गेंदबाजों की इस रैंकिंग लिस्ट में अगर हम देखें तो शीर्ष 10 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो है वो ही एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं और एक स्थान का नुकसान हुआ है, 5वें स्थान पर है। भारतीय टीम इस समय कोई एक दिवसीय श्रृंखला खेल नहीं रही है। जो भी रैंकिंग होती है वो ताजा प्रदर्शन पर निर्भर करती है। तो अब आने वाले समय में भारत को काफी श्रृंखलाएं खेलनी है, तो ये रैंकिंग में बदलाव जरूर होगा। क्योंकि ये विंडो जो रहता है, ये जो समय था, ये आईपीएल का विंडो था। इस समय भारत की कोई द्विपक्षीय श्रृंखलाएं नहीं होनी थी, तो रैंकिंग पर उसका असर होना लाजमी था। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम बहाल करेगी अपना अंतर्राष्ट्रीय एफटीपी का जो भी कार्यक्रम है, तो जरूर भारत के एक और गेंदबाज इस रैंकिंग में शामिल होंगे। बिल्कुल मोना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और कहीं से भी क्रिकेट प्रेमियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एफटीपी पे आएंगे, दोबारा जो है द्विपक्षीय सीरीज शुरू होगी, भारतीय गेंदबाज भी इसमें नजर आएंगे। तो ये तो बात थी आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग की। क्रिकेट की ही बात करते हैं। बांग्लादेश ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 103 रनों से हराकर 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। क्या कुछ रहा इस मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल। मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन की शानदार गेंदबाजी तथा मुशफिकुर रहीम की बेहतरीन शतकीय पारी के दम पर बांग्लादेश ने ढाका के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेले गए बारिश से बाधित दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 103 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुशफिकुर के 127 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 125 रन की शानदार पारी की बदौलत 48 ओवर एक गेंद में 246 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पारी के 39वें ओवर के दौरान बारिश ने मैच में खलल डाला और खेल को रोक देना पड़ा। कुछ देर बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और मैच 40 ओवर का कर दिया गया। श्रीलंका की टीम 40 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने इसके साथ ही श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय श्रृंखला जीत ली। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, जिस तरीके से मोना 3 मैचों की जो ओडीआई थी इसमें 2-0 की अजेय बढ़त बांग्लादेश ने बना ली है। और कुछ देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे मेहदी हसन की, मुस्तफिजुर रहमान की, तो यहाँ पे इनका प्रदर्शन वाकई में जिस तरह से इन लोगों ने, दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया है, अपनी प्रतिभा मैदान में दिखाई है, मुझे लगता है कि क्रिकेट प्रेमियों के बीच ये काफी बहुत बड़ी उम्मीद है। ये देखिए, व्यक्तिगत प्रदर्शन तभी मायने रखता है जब वो टीम की सफलता में परिलक्षित होता है, और उसकी पूरी बानगी हमें देखने को मिली इस श्रृंखला में। जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान की, जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा। और यहाँ में जरूर जिक्र करना होगा मुशफिकुर रहमान का, जो अक्सर एक संकट मोचक की भूमिका में निकल कर आते हैं बांग्लादेश के लिए। पहले वनडे में भी उन्होंने 84 रन की पारी खेली थी और दूसरे मैच में भी 127 गेंद में 125 रन बनाए। और जब जब टीम को जरूरत पड़ी उन्होंने अच्छी साझेदारियां की। जैसे 5वें विकेट के लिए उन्होंने महमूदुल्लाह रियाद के साथ 87 रन जोड़े, फिर 8वें विकेट के लिए सैफुद्दीन जैसे नए बल्लेबाज के साथ उन्होंने 48 रन की साझेदारी की। तो इस तरह के जो मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, ये नए खिलाड़ियों को हौसला भी देते हैं। जब स्कोर बोर्ड पर अच्छे रन टंगे होंगे तभी गेंदबाज भी कुछ कर पाएंगे। तो एक मोर्चा संभाल कर उन्होंने बल्लेबाजी की। और श्रीलंका के पास जब उनके 9 विकेट 38वें ओवर में 126 रन पर गिर ही चुके थे, तो हार उनकी दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ थी। ऐसे में डकवर्थ लुईस और नो डकवर्थ लुईस, उनका हारना बिल्कुल तय था। तो पूरा श्रेय बांग्लादेश के टीम एफर्ट को जाता है इस जीत के लिए। और किसी भी प्रारूप में बांग्लादेश की श्रीलंका पर ये पहली श्रृंखला में जीत है, तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश की टीम बधाई की पात्र है। जी हाँ, और एक काफी ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह की परफॉर्मेंस बांग्लादेश के जो खिलाड़ियों ने दी है वो वाकई में काबिले तारीफ है और इस वजह से 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बीच ऑस्ट्रेलिया इस साल के आखिर में बांग्लादेश का दौरा करेगा, जहां वो 3 की बजाय 5 2020 मैच खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। मोना, इसी के साथ ये भी एक अपडेट अपने श्रोताओं को बताते चलते हैं। जी बिल्कुल, T20 क्रिकेट और अब जिस तेजी से बांग्लादेश उभरा है,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले उसे सबसे कमजोर टीमों में से गिना जाता था, लेकिन अब खासतौर पे सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक कड़ी चुनौती है बांग्लादेश को हराना। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये 5 मैचों की T20 श्रृंखला काफी चुनौतीपूर्ण होगी और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमित ओवरों में बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसी दिग्गज टीमों को हरा चुका है। जी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एजबेस्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले 3 दिन 18,000 दर्शक शामिल होंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में दर्शकों के शामिल होने से भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस बीच साउथहैम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 4,000 दर्शकों को शामिल करने की चर्चा चल रही है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 जून से लंदन में होने वाले पहले टेस्ट मैच में 25% दर्शकों को शामिल होने की मंजूरी मिली है। मुना, ये कहीं न कहीं एक थोड़ी सी अच्छी खबर और राहत देने वाली खबर है, क्योंकि खाली स्टेडियम में खिलाड़ी जब खेलते हैं तो कहीं न कहीं आपने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, जैसे कि हम अक्सर पिछले 1.5 साल में चर्चा करते आए हैं कि दर्शक जो हैं और लाइव जो ऑडियंस होते हैं, जो लाइव दर्शक होते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। हमने खाली स्टेडियमों में मैच होते देखे, लेकिन उसमें वो बात नहीं आ पाती, या आप नकली साउंड इफेक्ट दे दीजिए आईपीएल में जैसे हमने देखा, लेकिन जो आप सामने हार्ड मास्क के अपने प्रशंसकों को देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो जो जोश आता है वो बात ही अलग होती है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दर्शकों की स्टेडियमों में वापसी होनी चाहिए, बिल्कुल जहां पर सुरक्षा हालात इसकी अनुमति देते हों। और अभी मौजूदा गाइडलाइंस के तहत इंग्लैंड में जैसे पहले टेस्ट में 25% दर्शक क्षमता का अनुमति मिली है, लेकिन एडबस्टन में 70% दर्शकों को अनुमति मिलने जा रही है, ऐसी खबरें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। हालांकि इसके काफी इफ्स एंड बट्स होंगे, जैसे कि आपको नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके जानी होगी, प्लस वयस्क दर्शकों को ही प्रवेश मिलेगा। तो इस तरह के सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल्स का तो ये न्यू नॉर्मल है और पालन करना ही होगा। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों पर 29 मई को बोर्ड की विशेष आम सभा एसजीएम की बैठक में फैसला लेगा। बैठक में 2021-22 की घरेलू सीजन पर भी चर्चा होगी। बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आईपीएल को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और जैसे ही 29 मई की जब इसकी बैठक होगी तो ये फैसला लिया जाएगा। आईपीएल के 14वें संस्करण का दूसरा चरण सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में भी हो सकता है, ऐसी भी चर्चा है। दिल्ली और अहमदाबाद चरण के दौरान बायो बबल में सेंध के कारण कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण आईपीएल के 14वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया था। टूर्नामेंट में अभी भी 31 मैच होने बाकी हैं। तो मुना, जो बैठक होने वाली है बहुत ही अहम 29 मई को, जो बीसीसीआई की काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। बिल्कुल, लंबे समय से अटकलें चल रही है। जब से आईपीएल का सत्र स्थगित हुआ है तब से ही अटकलें लगाई जा रही है। इंग्लैंड में होगा, यूएई में होगा, ये भारत में तो होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है मौजूदा हालात को देखते हुए। और एक यहाँ प्लस पॉइंट ये भी है कि T20 विश्व कप होना है अक्टूबर नवंबर में, तो जो एक विंडो बन रहा है वो सितंबर-अक्टूबर का ही बन रहा है, जो आईपीएल के 31 मैच अभी बाकी है। और पूरी संभावना इस बात की है कि जो T20 विश्व कप भारत में होना है, शायद उसे संयुक्त अरब अमीरात में ही ट्रांसफर कर दिया जाए, वहां पर आयोजित किया जाए। तो वहां ये है कि बायो बबल से बायो बबल में ही ट्रांसफर होगा खिलाड़ियों का, तो ये एक फायदा जरूर आयोजकों को हो सकता है। लेकिन अभी इसमें काफी सारे बिल्कुल बहुत सारी अटकलें हैं और वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मुना, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। चलते चलते एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर एक बार फिर। भारत की 3 महिलाओं समेत 4 मुक्केबाजों ने जीत के साथ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में भारत के कम से कम 12 पदक पक्के। आईसीसी ने आज गेंदबाजी रैंकिंग जारी की। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टेड बोल्ट पहले स्थान पर बने हुए हैं, वहीं बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन 3 स्थान के फायदे के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे। शीर्ष 10 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही एकमात्र भारतीय गेंदबाज। बांग्लादेश ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 103 रनों से हराकर 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एजबेस्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले 3 दिन 18,000 दर्शकों को शामिल होने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अनुमति दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार।